सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन को कैलकुलेट किया जाता है। सपोज आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, इन सब के अंदर वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करना होता है, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट विद वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मतलब कि वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क के बारे में डिस्कशन किया था, पीवी वर्क के बारे में, है ना। हमने ये देखा था कि वर्क जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन पीवी वर्क और एक होता है पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क के बारे में हमने क्या समझा था? जिस वर्क में प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन हम स्टडी नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन पीवी वर्क कहते हैं, और जिसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन हमें स्टडी करना होता है उस टाइप के वर्क को हम पीवी वर्क कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। आज जो है हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के वर्क डन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि जितने भी आपके जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस होता है या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, और भी जैसे सपोज कोई भी है, ठीक है। तो जितने भी ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उन केस के अंदर आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो वो जो है आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। इज इट क्लियर? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क डन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम पीवी वर्क पे थे, ठीक है। अब जो पीवी वर्क होता है उसके अंदर क्या होता है, देखो दो टाइप का हो सकता है। इट कैन बी रिवर्सिबल एंड इट कैन बी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अगर वर्क पीवी वर्क जो होता है वो रिवर्सिबल की कैटेगरी में आता है तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 इनटू में PdV। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? इंटीग्रेशन ऑफ PdV, वैल्यू फ्रॉम V1 टू V2। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? माइनस P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। और इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, है ना। आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। और आपने प्रीवियस वीडियो में यह भी समझा था कि ये फॉर्मूला कब वैलिड रहता है? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला वैलिड रहता है। और ये फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कब वैलिड रहता है? जब प्रेशर जो होता है वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है सो दैट आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इज इट क्लियर? तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है वर्क डन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्लियर? जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कंप्रेशन, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्या स्पेलिंग लिखी है? रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन या रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है? सपोज हम यहां पर एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर, इसके अंदर आपने फिल कर दी सपोज 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। इस सिलेंडर में आपने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फिल कर दी और ऊपर से लगा दिया आपने फ्रिक्शनलेस पिस्टन। वैसे तो हम ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने स्टडी किया हुआ ये एक्सपेरिमेंट, आपको ध्यान आ जाएगा, पर स्टिल हमें यहाँ पे डिस्कस करना है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में। तो देखते हैं। तो सिलेंडर के ऊपर आपने ये पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन इंसर्ट की हुई है, ओके। और जो सिलेंडर की वॉल्स हैं ये बिल्कुल कंडक्टिंग वॉल्स हैं। कंडक्टिंग का मतलब हीट
एब्जॉर्ब हो सकती है और हीट रिलीज भी हो सकती है, बिल्कुल कंडक्टिंग होल्स है। ओके, तो इसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल पाइल ऑफ सैंड पार्टिकल्स रखे हुए हैं। दीज आर सपोज सैंड पार्टिकल्स, ये सैंड पार्टिकल्स है। ओके, तो अगर सपोज आप एक सैंड पार्टिकल को रिमूव कर देते हो, रिमूवल ऑफ वन पार्टिकल, आपने क्या किया, आपने यहां पर एक सैंड पार्टिकल को रिमूव कर दिया। अब यहां क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा कुछ इस टाइप का, 5 पार्टिकल्स बच जाएंगे यहां पे, कहने का मतलब है ना। यहां पे पहले 6 पार्टिकल्स हैं, तो यहां पे सपोज 5 बच जाएंगे जब आप एक पार्टिकल को यहां से रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, जैसे ही आपने एक पार्टिकल को रिमूव किया तो ये जो गैस थी वो क्या हुआ, एक्सपेंड हो गई। देयर इज एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस हुआ यहां पर, है ना। क्यों हुआ, जैसे ही आपने एक पार्टिकल रिमूव किया तो थोड़ा सा इस पार्टिकल में कुछ तो वेट होगा, थोड़ा ही सही कुछ तो वेट होगा। तो जैसे ही आपने सैंड पार्टिकल रिमूव किया तो ये जो गैस इतनी थी अब वो एक्सपेंड कर दी। देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस एक्सपेंड कर चुकी है। अब गैस ने एक्सपेंड किया है तो किसकी वजह से हुआ ये एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन हुआ है कि जो बाहर सपोज एक्सटर्नल प्रेशर P था और अंदर प्रेशर था गैस का P गैस। ठीक है, तो जब बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से कम हो गया, गैस का प्रेशर ज्यादा हो गया, गैस का प्रेशर तो एक्सपेंशन ऑफ गैस हुआ। एक्सपेंशन ऑफ गैस क्यों हुआ होगा, जब जो आउटर प्रेशर है दैट इज P एक्सटर्नल है वो कम हो गया होगा P प्रेशर ऑफ गैस से, है ना। जैसे यहां पर जो इसका गैस का प्रेशर था, जैसे आपने एक पार्टिकल रिमूव किया तो ये गैस एक्सपेंड हुई, जो गैस का प्रेशर है वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू P एक्सटर्नल, है ना। गैस का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू P एक्सटर्नल। और आप देख रहे हो इसकी वॉल कंडक्टिंग है। अब देखो इसकी वॉल क्या है, इसकी वॉल बिल्कुल कंडक्टिंग है। तो होगा क्या, जैसे ही ये गैस जो है, ये गैस इतनी सी है, ये गैस एक्सपेंड करेगी, गैस एक्सपेंड करेगी तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई एक्सपेंशन होती है ना, कोई भी एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन वर्ड आते ही जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो सिस्टम होता है वो कूलिंग पर चला जाता है, मतलब कि कूल होने लग जाता है। ठीक है, कूलिंग स्टार्ट अकरिंग। ठीक है, तो एक्सपेंशन के केस में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर गैस एक्सपेंड हुई है, गैस एक्सपेंड हुई है तो टेम्परेचर डिक्रीज किया है। अब आप देख रहे हो कि इसकी वॉल क्या है, इसकी वॉल तो कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल होने की वजह से जैसे ये टेम्परेचर डिक्रीज होएगा ना, यहां पर जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होएगा वैसे ही उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी वजह से तो इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, इसी वजह से हम इसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर फॉल डाउन हुआ वैसे ही जो है इस सिलेंडर ने हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। आप ऐसे लिख सकते हो, सिलेंडर स्टार्ट एब्जॉर्बिंग हीट। तभी तो जो है आइसोथर्मल प्रोसेस हो पाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो पाएगा। ठीक है, इस वजह से उसके बाद क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर हो जाता है आपका वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। इज इट क्लियर? दोबारा से एक बार समझते हैं पूरे प्रोसेस को। ठीक है, देखो आपने क्या किया था, सिलेंडर लिया, उसके अंदर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डाली, पाइल ऑफ सैंड पार्टिकल्स रखे, पिस्टन लगाया। आपने क्या किया, एक पार्टिकल जैसे यहां से रिमूव किया, पार्टिकल रिमूव करोगे गैस थोड़ी सी एक्सपेंड होगी। थोड़ी सी एक्सपेंड होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है प्रेशर ऑफ गैस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल से, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही गैस एक्सपेंड होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। पर यहां प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, और ये वोल्स क्या है, कंडक्टिंग वोल है। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे ही ये जो है बाहर से हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, यहां से हीट ले लेगा। ठीक है, यहां से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जैसे तो सिलेंडर स्टार्ट एब्जॉर्बिंग हीट, तो जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा। इस वजह से इस प्रोसेस को हम
आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको प्रेशर एक्सटर्नल की यहाँ पे स्टेटमेंट दूं तो प्रेशर एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा, पी ऑफ गैस प्लस में प्लस माइनस डीपी, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर टेम्परेचर प्रेशर जो होगा वो दोनों साइड इक्वल भी तो हो जाएगा, बाहर जो प्रेशर है और जो अंदर थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज हुआ था वो इक्वल हो जाएगा, क्लियर। रिवर्सिबल क्यों कहते हैं? रिवर्सिबल इस प्रोसेस को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया है, बिल्कुल एक पार्टिकल आपने रिमूव किया है और जैसे ही थोड़ा सा चेंज किया है वैसे ही आपका जो है जैसे ही आपने और एक बार दोबारा से सैंड पार्टिकल सपोज यहां रख दोगे तो सिस्टम वही जो है प्रोसेस वही सिस्टम अपना अप्लाई कर लेगा पहले वाली कंडीशंस। इस वजह से इसे रिवर्सिबल कहते हैं। एक्सपेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर गैस एक्सपेंड हो रही है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस, क्लियर, ठीक है। आई थिंक आपको एक्सपेरिमेंट पूरे तरीके से क्लियर है, ओके। तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट आना चाहिए, है ना, कोई आपसे एग्जाम में लिखने के लिए नहीं कहेगा। एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की डेरिवेशन और समझते हैं कैसी होती है, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल तो फॉर्मूला लर्न करना है और आपको पता होना चाहिए वो फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन हुए, है ना। दैट्स व्हाई हम इसकी डेरिवेशन और डिस्कस करते हैं। देखो प्रोसेस कैसा है रिवर्सिबल, तो मैंने आपको बताया था कि वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस V1 टू V2 PdV, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। और ये P क्या है यहां पर, अगर मैं स्पेसिफिक मेंशन करूं तो यहाँ पे P एक्सटर्नल है, ओके, ये अच्छे से लिखती हूँ dV, ठीक है। अभी आपने देखा कि P एक्सटर्नल किसके इक्वल है, प्रेशर ऑफ गैस प्लस माइनस dP के इक्वल है, इसके इक्वल है, ओके। आप इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस V1 टू V2 P ऑफ गैस प्लस माइनस dP और बाहर dV, ओके। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सब चीज अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पर आपको पता है कि ये क्या है, dP इंटू में dV बहुत ज्यादा छोटा है, वेरी स्मॉल, बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, इनफाइनाइट चेंज है ना, क्योंकि इनफाइनाइटमल स्मॉल चेंज है, दैट्स व्हाई dP इंटू dV बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और रहेगा क्या फिर, उसके बाद क्या रहेगा, ऐसे V1 V2 प्रेशर ऑफ गैस इंटू में dV, ये रह जाएगा, क्लियर। अब क्या है, आपको एक इक्वेशन पता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, ये इक्वेशन आपको पता है, क्यों पता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि हमने सिलेंडर में आइडियल गैस ली हुई थी, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और ये कौन सी इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था ना, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। यहां से प्रेशर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, nRT डिवाइड बाय में V हो जाएगी, वैल्यू पुट कर दो, कैसे हो जाएगा, या लिखते हो, देखो क्या हो जाएगा, V1 V2 nRT डिवाइड बाय में V इंटू में dV, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है nRT क्या है, nRT तो कांस्टेंट है, तो देयरफॉर ये बाहर आ जाएगा, माइनस nRT, ये क्या हो जाएगा, V1 टू V2 1 बाय V इंटू में dV, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऊपर ये रब कर देती हूँ बिकॉज नीचे स्पेस नहीं है बोर्ड पे, तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये अब यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ओके। अब आपके पास ये आ गया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन जब इसका करोगे विद द लिमिट्स V1 टू V2, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस nRT, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln V2 माइनस ln V1, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो वर्क की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, माइनस nRT ln, और ln V2 माइनस ln V1 को हम ln V2 डिवाइड बाय V1 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गई है वैल्यू ऑफ वर्क, और ये वर्क किसका निकाला है आपने, आइसोथर्मल, ऐसे लिख सकते हो, दिस इज W आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू यहां पर आ गई है, इज इट क्लियर, ओके। अब ln को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ln इज इक्वल्स टू log E होता है, ठीक है। तो आप ln को log E से भी, log E भी अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो इज इट मतलब दोनों सेम ही है, तो आप ln लिख लो, log E लिख लो, वन एंड द सेम थिंग, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन।
तो आपको ये डेरिवेशन अगर आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। पी आपको पता है रिवर्सिबल के केस में वर्क डन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर में बताया कि वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल आपको पता ही है, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा पी गैस प्लस माइनस डीपी के इक्वल है। डीपी एंड डीवी इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज है। उसके बाद आप ऐसे करोगे, लिमिट्स को सॉल्व करोगे, एनआरटी को बाहर निकालोगे ड्यू टू ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन लोगे, ये आएगा, वर्क डन आ गया। क्लियर? तो ये वर्क डन की वैल्यू होती है फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्लियर? ओके। अब हम इसी फॉर्मूले को जो है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला इन योर न्यूमेरिकल्स। अब इसी को हम इतनी सारी फॉर्म्स में लिखेंगे, आप देखना। देखो यहां पे आपने क्या है, माइनस एनआरटी एलएन है, एलएन है ना, एलएन को अगर आप लोग में कन्वर्ट करोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बिकम W is equals to minus 2.303 nRT log 10 V2 डिवाइड बाय में V1। तो अगर सपोज आपको लोग में वैल्यू सॉल्व करनी है तो यही फॉर्मूला ये बन जाएगा, कुछ नहीं है, माइनस 2.303 nRT log 10 V2 डिवाइड बाय में V1। क्लियर? ये भी किसके लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अच्छा, अब आपको पता है आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर यहां कांस्टेंट है। ओके, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम बॉयल्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बॉयल्स लॉ तभी अप्लाई होता है ना व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना। ओके, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये होता है ना बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, देखो V, अब यहां से सपोज आप इसकी वैल्यू निकालते हो V2 बाय V1 की, तो ये क्या हो जाएगा V2 बाय V1, और ये क्या हो जाएगा P1 बाय P2। तो इसका मतलब आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा W आइसोथर्मल रिवर्सिबल माइनस nRT ln V2 बाय V1 की जगह आप P1 बाय P2 भी लिख सकते हो, P1 बाय में P2। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको पता है कि PV इज इक्वल्स टू nRT के इक्वल होता है, PV जो होता है वो nRT के इक्वल होता है ना। अब आप यहाँ पे nRT की जगह PV भी लिख सकते हो, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लो। सपोज आपने यहाँ पे लिखोगे माइनस 2 पॉइंट, अगर सपोज लोग में लिखना आपको तो माइनस 2.303 क्या है ये nRT की जगह आप PV लिख लो, दैट इज P1 V1 लिख लो, दैट इज log 2 V2 log 10 है, log 10 V2 डिवाइड बाय में V1। एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। P2 V2 है तो यहाँ पे P2 V2 लिख दो। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अपनी कन्वीनियंसी को आप के अकॉर्डिंग कैसे भी इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो। पर अगर मैं आपको जनरल बात बताऊं ना, जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स में सॉल्व होता है वो ये फॉर्मूला होता है, इससे आपका हर एक आंसर आ जाएगा। ऑलमोस्ट आपके इस टॉपिक से जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो इस फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लर्न कर लो, इसको आप कई सारे मतलब कि मॉडिफाई करके बहुत सारे फॉर्मूलेस बना सकते हो, पर ये इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? ओके, तो अब हमने डिस्कस किया है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इरिवर्सिबल का केस भी। वैसे तो आपको पता ही, आप खुद ही बता दोगे, पर स्टिल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में। ओके, देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में ही, जब भी इरिवर्सिबल के लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा वी। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जब भी आपको इरिवर्सिबल का कोई भी प्रोसेस आएगा, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अब आप ये देख लेना कि ये एक्सपेंशन है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर वर्क डन बाय गैस काम कर रही है तो पॉजिटिव साइन आएगा, वो आपको पता ही है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब सपोज हम वैक्यूम का केस डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो वैक्यूम का केस भी हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो, वैक्यूम का। ठीक है, लास्ट में वीडियो के लेक्चर में हमने वैक्यूम का केस डिस्कस किया था, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वैक्यूम से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर प्रेशर ना हो।
ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका प्रेशर होता है वो 0 के इक्वल होता है। क्लियर? ओके। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। अब आपको पता है पी एक्सटर्नल तो 0 है, जब ये टर्म 0 हो गई तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन भी 0 हो जाएगा। इस वजह से वैक्यूम के केस में जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इन केस ऑफ वैक्यूम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के केस में आपका वर्क डन कैसा आता है? 0 आता है। ठीक है, दिस इज फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। और इस टाइप की एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप की एक्सपेंशन को हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। बस अब हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस किया था। तो ये आपने दोनों केस डिस्कस कर लिए हैं अबाउट रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के बारे में। और आई होप कि आपको दोनों ही केसेस अच्छे तरीके से क्लियर हैं। ठीक है, अब एडियाबैटिक के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन कह दो, प्रोसेस कह लो। ठीक है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हमने देखा था ना, ये हमने कब पढ़ा था? आप बताओ। आप है ना रिवीजन करते हुए चला करो। आप पहले लेक्चर देखते हो ना थर्मोडायनेमिक्स के, आपने पहले लेक्चर देखे हो तो आपको रिलेट करते हुए चलोगे ना अगर चीजों को, तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। अब एडियाबैटिक बताओ मुझे, आपने कौन से लेक्चर में पढ़ा था? स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिल्कुल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना हमने, वॉल में पढ़ा था, एडियाबैटिक वॉल, डायथर्मल वॉल, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो इस तरीके से चीजों को रिलेट करते हुए चला करो, जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। तो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का मतलब कोई ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होती सिस्टम एंड सराउंडिंग के अंदर। इसका मतलब अगर वर्क डन होगा एडियाबैटिक के केस में तो वो पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा? जब वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है ना। और अगर आप वर्क डन करवा रहे हो बाय सिस्टम तो वो नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय सिस्टम वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये तो हमने थोड़ी बहुत बातें हैं जो वैसे तो हमें पता ही है पर स्टिल हमने यहां पे डिस्कस कर ली। तो इसका मतलब ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो आपकी हीट होती है वो कांस्टेंट रहती है ना। हियर हीट इज कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रही है तो देयरफॉर हम ऐसे कह सकते हैं दैट Q इज इक्वल्स टू 0। हीट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो अब हम ना इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा उसकी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। देखो अभी मैंने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होता है डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस में W। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, हम डिटेल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहां पर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं ये इसलिए करवा रही हूं क्योंकि अगर आप इसकी डेरिवेशन देखोगे ना बाय एक है ना पॉइजन्स इक्वेशन होती है, पॉइजन्स इक्वेशन की हेल्प से भी हम इसकी डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं पर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इस वजह से, और वो फिर आपके कोई काम भी नहीं आने क्योंकि आप देख के ही बता दोगे कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपका मन ही नहीं करेगा उसको, यहां से तो आप फिर भी डिराइव कर लोगे। ठीक है, तो इस वजह से हम शॉर्टकट मेथड से जो है इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो मैं बता रही हूं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस में W। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q तो 0 है, इसका मतलब डेल्टा E किसके इक्वल हो जाता है? वर्क डन के। इतना समझ में आया? इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो यहां पर जो वर्क डन की वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू NCV T2 माइनस में T1 या फिर डेल्टा T भी लिख सकते हो, ये होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, इसको सपोज मैंने कंसीडर कर लिया फर्स्ट, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान रही हूं, फर्स्ट। ठीक है, ओके, अब आपने जो है एक वो पढ़ा था मेयर्स फॉर्मूला।
हमने डिस्कस किया था ना मेयर्स फॉर्मूला, और वो क्या था, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। मेयर्स फॉर्मूला डिस्कस किया था। डिवाइड कर दो पूरे से, डिवाइड LHS एंड RHS बाय Cv, Cv से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, Cp माइनस Cv डिवाइड बाय Cv माइनस 1 इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय में Cv, ये मिल जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि Cp डिवाइड बाय में Cv क्या था, पॉइजन्स रेशियो थी, ये थी ना, Cp डिवाइड बाय में Cv पॉइजन्स रेशियो थी। जब हमने मेयर्स फॉर्मूला पढ़ा था, ये मेयर्स फॉर्मूला, दिस इज मेयर्स फॉर्मूला, जब हमने मेयर्स फॉर्मूला पढ़ा था तब हमने पॉइजन्स रेशियो पढ़ी थी, है ना। ओके, तो अब आपके पास आ गया है ये, तो Cp डिवाइड बाय Cv को मैं पॉइजन्स ये लिख सकती हूँ कांस्टेंट। ओके, तो अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इसको मैंने क्या लिखा, गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय में Cv, ये चल रहा है अभी, ठीक है। अब यहां से आप Cv की वैल्यू निकाल सकते हो, Cv की वैल्यू आप कंप्लीटली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज आपके पास आएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, आपको Cv की वैल्यू को यहां पे पुट करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ Cv इन इक्वेशन फर्स्ट। स्टार्टिंग से एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस में W। हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक है, Q की वैल्यू 0 है, यहां 0 पुट किया, डेल्टा E इसके इक्वल आ गया, मतलब कि वर्क डन की मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब हमने पढ़ा था मेयर्स फॉर्मूला, जो कि ये था, आपने क्या करना है, LHS और RHS को डिवाइड करना है बाय Cv, तो Cp माइनस Cp डिवाइड बाय Cv हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये R बाय Cv हो जाएगा। ओके, अब आपको पता है Cp बाय Cv को हम गामा से डिनोट कर सकते हैं, पॉइजन्स रेशियो, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो Cp बाय Cv को हमने डिनोट किया गामा से, -1 R डिवाइड बाय Cv एग्जैक्ट। अब आपने यहां से वैल्यू कैलकुलेट की Cv की, अब आपको क्या करना है, Cv की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो अब मैं ये रब कर रही हूं, ठीक है, बिकॉज यहां पे स्पेस नहीं है, तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब आपने क्या किया है, आपने Cv की वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो Cv की वैल्यू अभी आपके पास क्या आई थी, Cv की वैल्यू आपके पास आई है R डिवाइड बाय में गामा माइनस 1, बस पुट कर दो, वर्क डन इज इक्वल्स टू N, दैट इज R डिवाइड बाय में गामा माइनस 1 इनटू में T2 माइनस में T1, जिसे आप डेल्टा T भी लिख सकते हो। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा होता है, दैट इज दिस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस। इज इट क्लियर? डेरिवेशन कैसे डिराइव हुआ ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, ओके, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज nRT2 माइनस nRT1 अपॉन में गामा माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता है PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, nRT की जगह मैं PV लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये कैसा बन जाएगा, दिस फॉर्मूला विल बिकम P2V2 माइनस में P1 V1 डिवाइड बाय में गामा माइनस में 1। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं फॉर द वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे तरीके से वैलिड हैं। एक ये फॉर्मूला है आपके पास और आपके पास एक ये फॉर्मूला है, तो या तो ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। वैल्यूज जो आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू आप उनके यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज 2, दिस इज 2, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्लियर, ओके। तो ये हमने डिराइव कर ले हैं बोथ द फॉर्मूलेस। अब जो मैं बात कर रही थी ना जिसकी, कि हम पॉइजन्स इक्वेशन की हेल्प से भी इन दोनों फॉर्मूलेस को डिराइव कर सकते हैं। तो देखो एक पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स इक्वेशन होती है, पॉइजन्स इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या होती है, दैट इज P1V1 गामा इज इक्वल्स टू P2V2 गामा। ये पॉइजन्स, आई एम सॉरी, ये पॉइजन्स इक्वेशन होती है, ठीक है।
अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन की हेल्प से भी आप जो दोनों फॉर्मूले आपने अभी लिखे हैं उसको डिराइव कर सकते हो, पर ये इस इक्वेशन से डिराइव करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी और ना ही मैं वो मेथड आपको करवा रही हूं। मैंने आपको एक शॉर्टकट डेरिवेशन दे दी है कैसे आप इन दोनों फॉर्मूलेज को जो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए आपने यूज किए हैं, दैट इज ये वाला फॉर्मूला P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय में ये, और एक ये वाला फॉर्मूला दैट इज NR इनटू में डेल्टा टी लिख रही हूं मैं, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलेज को मैंने आपको शॉर्टकट डेरिवेशन दी है कैसे आप इन दोनों फॉर्मूलेज को डिराइव कर सकते हो। इस वजह से मैं पॉइजन्स इक्वेशन की हेल्प से इन दोनों को कैसे डिराइव करना है ये नहीं बताऊंगी। तो आपको इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक ग्राफ और डिस्कस करेंगे। देखो, सपोज मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करती हूं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आइसोथर्मल के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और एडियाबैटिक के लिए ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। ये ग्राफ किसका है? ये आइसोथर्मल का है, आइसोथर्मल, और जो ये है वो किसका है? एडियाबैटिक का, ठीक है। अब ऐसा ये ग्राफ क्यों आया? देखो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? इट इज नेगेटिव। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है? T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब कि क्या हो रही है? कूलिंग हो रही है। इसका मतलब तो कूलिंग हो रही है। कूलिंग के अंदर आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो प्रेशर भी डिक्रीज करता है, प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। इस वजह से जो एडियाबैटिक का कर्व है वो क्या है? इट इज स्मूथ। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो स्लोप है इसका एडियाबैटिक का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व है, डायरेक्ट लिखती हूं पूरा, एडियाबैटिक कर्व तो कैसा है? इट इज स्मॉल। पर अगर स्लोप की बात करोगे तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब स्लोप बड़ा है छोटा है, कैसे देखते हैं? आपको पता है कैसे देखते हैं? देखो, आप ना बॉल रख के देख लिया करो। यहां पे सपोज आपने एक बॉल रखी है, ये बॉल किस में जल्दी नीचे आ जाएगी? इसमें जल्दी नीचे आ जाएगी एज कंपेयर टू दिस, है ना। जिसमें जल्दी नीचे आ जाती है ना बॉल, उसका स्लोप ज्यादा होता है। तो सपोज आपने यहाँ पे बॉल रखी है तो ये इस प्रोसेस में जल्दी नीचे आ जाएगी, और ये क्या है? एडियाबैटिक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज लार्ज, ठीक है, एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। तो ये पूरा केस था अबाउट एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन का। आपको सब अच्छे से समझ में आया? ठीक है। बस आप ना फॉर्मूले पे फोकस करो और जो छोटी मोटी बातें इस पे, डेरिवेशन पे जो है आप एक बार पढ़ के देख लेना। उसके बाद जो है डेरिवेशन, अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डेरिवेशन इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको पता है तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप भी देख लेना चाहिए, ठीक है। इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से क्वेश्चंस जो होते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आते हैं, और बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैं आपको सब करवा दूंगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। अब इरिवर्सिबल का नाम सुनते तो आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, दैट इज W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, ओके। इसके अलावा मेरे को आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ना हम थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन में। देखो, अगर एडियाबैटिक के केस में एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन का मतलब होता है वर्क डन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि गैस काम कर रही है यहां पे, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा का मतलब क्या है? T1 बड़ा होगा T2 से, बिल्कुल बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन के केस में टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है? कूलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, कूलिंग अकर्स। पर अगर आप यही केस कंप्रेशन में देखोगे, कंप्रेशन की अगर आप बात करोगे
तो कंप्रेशन के केस में क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव क्यों होगा, देखो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का क्या मतलब है, पहले ये इतनी थी, एक्सपेंड होकर के अब ये इतनी होगी, पहले इतनी थी, यहाँ पे क्या थी, अब एक्सपेंड होकर के इतनी होगी, एक्सपेंशन है ये। ये एक्सपेंशन है, दिस इज एक्सपेंशन। और कंप्रेशन का क्या मतलब है, मतलब कि पहले ये इतनी थी और अब ये इतनी हो गई है, दिस इज कंप्रेशन। अब एक्सपेंशन में तो सिस्टम खुद काम करता है, गैस खुद एक्सपेंड हो रही है, पर कंप्रेशन में आप ऊपर से पिस्टन को नीचे मूव करोगे तब होगा, ठीक है। मतलब कंप्रेशन में वर्क इज डन बाय सिस्टम, सॉरी वर्क इज डन ऑन सिस्टम। और एक्सपेंशन में क्या होता है, गैस खुद काम कर रही है, गैस खुद एक्सपेंड हुई है, यहां पे पिस्टन को नीचे मूव करोगे तो गैस कंप्रेस होगी। इस वजह से कंप्रेशन के केस में काम किसके ऊपर किया जा रहा है, सिस्टम के ऊपर। इस वजह से W क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, T2 इज ग्रेटर देन T1। इसका मतलब इस केस में टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर राइज करता है, इसका मतलब यहां पे क्या होती है, हीटिंग अकर्स होती है इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये सब है हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन के बारे में। और ये क्या है, दिस इज डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये टेम्परेचर है, कभी आपको समझना है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये टेम्परेचर इंक्रीजेस है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। मैं जनरली टेम्परेचर इंक्रीज को, किसी भी चीज को इंक्रीज को मैं ऐसे लिखती हूँ, डिक्रीज को मैं ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। आपको समझ अगर नहीं आया तो मैंने ऐसे लिखती हूँ, क्लियर? ओके, तो ये आपने बड़े बड़े प्रोसेस के बारे में समझ लिया है, आइसोथर्मल के बारे में एंड एडियाबैटिक के बारे में। बस अब छोटी छोटी कहानी है जो आपको पता है, बस मुझे आपसे ही करवाना है वो सॉल्व, वो आप आराम से कर लो, ठीक है। देखो, अगर सपोज हम आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है, आइसोकोरिक आपको पता है, आइसो मतलब की सेम, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब की वॉल्यूम से रिलेटेड, इट इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम। अब ये बताओ कहां पढ़ा था आपने, कब पढ़ा है आपने आइसोकोरिक? वीडियो की स्टार्टिंग में, जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी ना, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसके अंदर हमने सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आइसोकोरिक का मतलब सेम वॉल्यूम, मतलब कि क्या, कि डेल्टा वी यहां पर क्या है, जीरो है, डेल्टा वी इज जीरो हेयर। वर्क डन कैलकुलेट करके बताना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। अब डेल्टा वी की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर बताना, आइसोबारिक प्रोसेस में आइसो का मतलब सेम, इसको बारीक क्यों कहते हैं पता है, बार, क्योंकि यूनिट होती है ना प्रेशर की यूनिट, प्रेशर को हम बार में भी मेजर करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई सेम प्रेशर, मतलब कि क्या, प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, हियर प्रेशर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर है तो W क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो आप, पता ही है, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V, है ना। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन। अब ये क्या है, नेगेटिव साइन है, मतलब कि ये क्या है, ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन के केस में आपने निकाला, दिस इज केस ऑफ आइसोबैरिक एक्सपेंशन। अगर कंप्रेशन होगा तो, अगर आइसोबैरिक कंप्रेशन होगा तो, कंप्रेशन के केस में वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, तो यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा इसके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, आइसोबैरिक कंप्रेशन के बारे में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आपने बहुत जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थे उन सब केसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं वो आपने सीख लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? ओके, अब हम आएंगे मेन इंपॉर्टेंट बात पे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब हम क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, देखो 3 moles of ideal gas expanded spontaneously into vacuum, वर्क डन कितना होगा। देखो यहां पे क्या है, एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है,
किसमें एक्सपेंशन हो रही है? वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है गैस, वैक्यूम में। और आपको पता है वैक्यूम में एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। और हमने अभी पढ़ा कि फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे वर्क डन की ऑप्शन क्या है? जीरो है। दैट इज आंसर, ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन AIPMT 210 में आया हुआ था। कितना इजी क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड था, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। तो अब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट में आपको बताना है वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो रही है, मतलब क्या? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? -2.303 nRT log V2 डिवाइड बाय में V1, ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना। W इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log V2 डिवाइड बाय में V1। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। -2.303 है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4, कहां गया? 1 मोल, ये रहा 1 मोल है। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1 मोल है। R की वैल्यू आपको पता ही है 8.314 होती है, ठीक है। टेम्परेचर कितना गिवन है? 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 273, दैट इज 298 केल्विन आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। और V2 आपको पता है क्या है? 20 लीटर। V2 here is 20 लीटर एंड V1 क्या है? 10 लीटर। बस आपको मैथ्स से क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ओके, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन के केस में आपको पता है वर्क डन जीरो होता है। और एडियाबैटिक कंडीशन आपको पता है, एडियाबैटिक का मतलब होता है Q इज जीरो। तो पहले देखो Q जीरो कहां है? Q जीरो एक तो यहां है, एक यहां है और एक यहां है, मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। ओके, फ्री एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन जीरो है, तो वर्क डन जीरो देखो अब कहां पर है? वर्क डन जीरो एक तो यहां पे, ठीक है, एक यहां पे, ठीक है, एक यहां पे तो नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओके, तो अब या तो ऑप्शन ये हो सकता है या फिर ऑप्शन ये हो सकता है। अब हमें पता है कि फ्री एक्सपेंशन जब हम करवाते हैं एडियाबैटिक कंडीशन में, तो टेम्परेचर भी कितना रहता है? चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया? Q भी जीरो है, डेल्टा T भी जीरो है, वर्क डन भी जीरो है, तो दिस आंसर विल बी राइट, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था AIPMT 210 में। तो बस आप क्वेश्चन को रीड किया करो। फ्री एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन जीरो, ठीक है। एडियाबैटिक का मतलब Q जीरो। आपको पता है इसके केस में टेम्परेचर का चेंज भी जीरो रहता है, तो बस ये आंसर आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? 10 moles of ideal gas at 27 डिग्री सेल्सियस and 10 atmospheric pressure occupy a volume of 24.6 लीटर। हमें वर्क डन निकालना है जब ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो बस आप फॉर्मूला बता दो। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log V2 डिवाइड बाय में V1, यही होता है ना, ठीक है। वैल्यू क्या पुट करोगे? 2.303 तो है ही, ठीक है। एक्सपेंशन है, देयरफॉर नेगेटिव साइन भी रहेगा ही, है ना। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10, यहां से 10 नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओके, R की वैल्यू आपको पता ही है 8.314 होती है। टेम्परेचर कितना गिवन है? 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। V2 कितना गिवन है? V2 ये रहा, दिस इज V2, ये V2 है, और ये क्या है? दिस इज V1। आप सारी वैल्यूज पुट करके आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में वर्क डन निकाल लोगे इस फॉर्मूले के यूज करके। ओके, यहां आपको बताना है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन टू दिस मच वॉल्यूम। जब आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होती है, इरिवर्सिबल का मतलब वर्क डन कैसे निकलेगा? -P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V।
पी एक्सटर्नल की वैल्यू पता है आपको, प्रेशर कितना है यहाँ पे। अब प्रेशर आपको गिवन है 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये रहा आपके पास प्रेशर गिवन है। डेल्टा वी क्या है, V2 माइनस V1, V2 क्या है, V2 ये रहा, और V1 क्या है, V1 ये रहा। तो ये क्या है, प्रेशर विल बी और 10 atm, V2 की वैल्यू आपको पता है, और ये क्या है, V1 है, दिस इज V1, ठीक है, ऐसे निकाल लोगे आप, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपको निकालनी है जब हीट किया गया है 177 डिग्री सेल्सियस पे, तो वर्क डन की क्या वैल्यू होगी। वर्क डन कैसे निकालोगे, वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। पर आपको पता है आइसोकोरिक के केस में डेल्टा वी तो जीरो रहता है, जब डेल्टा वी ही जीरो हो गया है तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आइसोकोरिक के प्रोसेस में वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने साइड बाय साइड जितने भी आपके अभी कंसेप्ट थे वो यहां क्लियर हो गए। रिवर्सिबल के केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इरिवर्सिबल के केस में, आइसोकोरिक के केस में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ओके। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को कंप्रेस किया गया है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम दिस मच प्रेशर 2 atm टू 10 atm। वर्क डन कैलकुलेट करना है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में वर्क डन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -2.303 nRT log V2 डिवाइड बाय में V1, ये होती है, ठीक है। पर यहां पर V1 V2 तो गिवन ही नहीं है, ये तो प्रेशर है और ये भी प्रेशर है। अब क्या करोगे, कैसे करोगे, तो आपको मैंने बताया था ना कि बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं इस फॉर्मूले के, है ना। तो आप कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे P1 बाय P2 लिख सकते हो। P1 बाय P2 आप नोटबुक में देखो, हमने 3-4 फॉर्म्स लिखी हैं किस तरीके से ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो जब आपको प्रेशर गिवन हो तो आप P1 बाय P2 वाला ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, क्या किया गया है यहाँ पर, यहां पे एक्सपेंशन नहीं हुई है, कंप्रेशन हुई है। और आपको पता है कि कंप्रेशन के केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो यहां पर माइनस का साइन यूज नहीं होगा, प्लस का साइन यूज होगा। एक्सपेंशन होता तो माइनस ही रहता वर्क डन, पर कंप्रेशन है देयरफॉर पॉजिटिव साइन यूज होगा। बस वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 1 मोल है, 1 मोल आ जाएगा यहाँ पे। आर की वैल्यू पता ही है आपको, 8.314 लिख लेना। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 प्लस में 27 दैट इज 300 केल्विन, 300 केल्विन। प्रेशर 1 कितना है, 2 atm, और प्रेशर 2 कितना है, दैट इज 10 atm। बस सब वैल्यू पता। तो जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 965.87 कैलोरी, एंड प्लस का साइन आएगा क्योंकि कंप्रेशन है ना, तो वर्क डन प्लस में आएगा, क्लियर। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन योर होमवर्क, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है, ओके। तो जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 965.87 कैलोरी, एंड प्लस का साइन आएगा क्योंकि कंप्रेशन है ना, तो वर्क डन प्लस में आएगा, क्लियर।